गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 4 की हमने बात की थी। आज पार्ट नंबर 5 की बात करने जा रहे हैं और हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की शुरुआत की थी और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे हम। तो कार्ब लिथियम यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाएं। कार्ब लिथियम यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके अंदर कुछ रिएक्शन हमने कर ली थी। लास्ट क्लास में हमारी जो रिएक्शन थी वो कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया चल रही थी। कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके जो गिरन्यार अभिकर्मक होता है वो एल्कोहल का निर्माण करता है। जहाँ पर गिरन्यार अभिकर्मक काम में नहीं ले सकते या गिरन्यार अभिकर्मक का जहाँ पर यूज नहीं कर सकते वहाँ हम कार्ब लिथियम को यूज में ले सकते हैं। ये उत्तम गिरन्यार अभिकर्मक के नाम से भी जाना जा सकता है। तो कार्बोनिल यौगिकों के साथ RMGX गिरन्यार अभिकर्मक रिएक्शन करता है तो एल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार ये भी क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है किसका, एल्कोहल का। जैसे हमारे पास H और C डबल बॉन्ड O ये हमारे पास, ठीक है। और ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। इसके साथ में RLI इसकी रिएक्शन करते हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की भांति व्यवहार करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर रहा है। जो R नेगेटिव है वो नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर रहा है। ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो RCH और H और OLI ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर इनका क्या करवाया जाएगा, जल अपघटन करवाएंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा RCH2OH और LiOH बाहर निकल जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, एक कार्बोनिल यौगिक है क्योंकि उसके अंदर C डबल बॉन्ड O समूह पाया जा रहा है और C डबल बॉन्ड O समूह जिसके अंदर पाया जाता है वो एक कार्बोनिल यौगिक होता है। क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक होता है। जैसे जो फॉर्मल्डिहाइड है वो भी गिरन्यारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी एल्कोहल बनाता है, उसी प्रकार फॉर्मल्डिहाइड एल्किल लिथियम के साथ भी रिएक्शन करके प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण कर रहा है। तो RHC डबल बॉन्ड O और RLI ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये कार्बन इसके साथ R और ये R और यहाँ H और O पर नेगेटिव और लिथियम पर क्या होता है, पॉजिटिव। फिर इसका क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं तो R और R CH OH क्या बन रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल
और प्लस LiOH बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। ये क्या है हमारे पास, कीटोन। कीटोन की भी RLi के साथ में रिएक्शन कराएं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। ये R इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और इस कार्बन के साथ 3 R हो गए और O Li पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर हम इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। तो ये R और ये R और इस O के साथ H जुड़ जाता है और 3 डिग्री एल्कोहल बन जाता है और LiOH बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हम RLi की रिएक्शन करवाते हैं या कार्ब लिथियम यौगिक की विक्रिया करवाते हैं, तो उससे हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, RLi की विक्रिया करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। हमारे पास कोई अन्य प्रकार का कार्ब धात्विक यौगिक हो और उस कार्ब धात्विक यौगिक की RLi के साथ रिएक्शन करवाई जाए, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि कार्ब लिथियम यौगिक के साथ रिएक्शन करवाई जाए। कोई अन्य प्रकार का कार्ब धात्विक यौगिक के साथ जब कार्ब लिथियम की रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने से कुछ संकुल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है या संकुल यौगिक बनता है। जैसे हमारे पास में C2H5Li फर्स्ट रिएक्शन, जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, एथिल लिथियम है, क्या है, एथिल लिथियम है, और इस एथिल लिथियम की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, फ्रैंकलैंड विकर्मक, जिसको हमने नाम दिया था C2H5 की ट्वाइस Zn। ये क्या है, डाई एथिल जिंक है, क्या है, डाई एथिल जिंक है। तो ये भी कार्ब धात्विक यौगिक है और ये भी कार्ब धात्विक यौगिक है, लेकिन हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कार्ब लिथियम यौगिक पढ़ रहे हैं। और कार्ब लिथियम यौगिक जब किसी अन्य प्रकार के कार्ब धात्विक यौगिक के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के दौरान वो कुछ संकुल का निर्माण करता है और वो संकुल इस तरीके से बनाता है, जैसे हमारे पास ये लिथियम है और यहाँ पर Zn और C2H5, ये कितने हो गए, थ्राइस हो गए, 3। इस प्रकार के संकुल का निर्माण करता है, यानी कि सारे कंबाइंड होकर के जुड़ गए, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कार्ब लिथियम यौगिक की किसी अन्य प्रकार के कार्ब धात्विक यौगिक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो संकुल का निर्माण होता है। क्या होता है, संकुल का निर्माण होता है। यहाँ पर हमने एथिल लिथियम की डाई एथिल जिंक के साथ विक्रिया करवाई तो हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। उसी प्रकार जैसे हमारे पास में एक और ले लें, सेकंड C2H5Li, ये क्या है, एथिल लिथियम है और इसकी हम कार्ब लिथियम यौगिक के साथ ना करा करके धातु हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं। ये धातु हैलाइड है, लिथियम क्या है, धातु है, और Br क्या है, हैलोजन है। तो लिथियम जो धातु हैलाइड है उसके साथ रिएक्शन करवाएं तो उससे भी क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। उससे भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन सकता है। ये क्या है, हमारे पास संकुल है, क्या है, संकुल है।
तो कोई जरूरी नहीं कि कार्ब लिथियम यौगिक की विक्रिया किसी दूसरे कार्ब धात्विक यौगिक के साथ ही करवाएं तो संकुल का निर्माण होगा। अगर हम कार्ब लिथियम यौगिक की विक्रिया किसी दूसरे धातु एलाइड के साथ भी रिएक्शन करवाने से भी क्या हो सकता है, संकुल का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार से भी अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन है ओलिफिन यौगिकों के साथ विक्रिया। ओलिफिन यौगिकों के साथ विक्रिया। किसकी? कार्ब लिथियम की। ओलिफिन यौगिक कौन से होते हैं? वे यौगिक जिनके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो ओलिफिन यौगिक ही होते हैं। जैसे हम क्या करें, डाईफेनिल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएं, डाईफेनिल लिथियम नहीं सॉरी एथिलीन के साथ रिएक्शन करवाएं, डाईफेनिल एथिलीन के साथ रिएक्शन करवाएं। जैसे हमारे पास क्या हो, C4H9Li क्या है, ब्यूटिल लिथियम। और डाईफेनिल CH2C डबल बॉन्ड CPH, डाईफेनिल CH2 ये हमारे पास में डाईफेनिल पीएच फेनिल को शो कर रहा है, 2 है तो डाईफेनिल और C डबल बॉन्ड CH2 क्या बोला जाता है, एथिलीन। ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इस प्रकार बन जाएगा PH2Cli, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और CH2 और इसके साथ C4H9 भी जुड़ गया। तो इस प्रकार के यौगिक का निर्माण भी इनके द्वारा हो सकता है। तो कार्ब लिथियम यौगिक की जो रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा TMED टेट्रामिथाइल एथिलीन डाईएमीन, TMED को यही बोला जाता है। तो जो कार्ब लिथियम यौगिक है वो क्या करता है, TMED के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या करेगा, एक बहुलक यौगिक का निर्माण कर सकता है या पॉलीमर यौगिक का निर्माण कर सकता है, कुछ हाइड्रोकार्बन्स को भी मुक्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम लेंगे C4H9Li, ये क्या है, ब्यूटिल लिथियम। ब्यूटिल लिथियम, ब्यूटिल लिथियम की TMED के साथ रिएक्शन करवाएंगे, TMED के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर C4H9Li और TMED इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और C4H10 बाहर मुक्त कर रहा है। तो ये बहुलक यौगिक हो गया, टेट्रामिथाइल एथिलीन डाईएमीन, इसके साथ TMED के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब ये एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में कंपाउंड बना है और इस कंपाउंड के आगे हम रिएक्शन करवा सकते हैं। आगे हम इस कंपाउंड की अन्य यौगिक के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास में C4H9Li और TMED ये ले लिया और इसके साथ C6H6 की रिएक्शन करवाएं। C6H6 क्या है, बेंजीन है, इसके साथ में हमें रिएक्शन करवाएं। रिएक्शन करवाने पर यहाँ पर क्या होगा, C4H9Li C2H4 की पावर N TMED ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C4H
9 नहीं, C6H9C2H5 LiTMeD, ये बनेगा भाई, TMED ये बनेगा। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पीछे एन लगाया है तो पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। तो कुछ एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं और इस प्रकार से इनका निर्माण कर सकती है, पॉलीमर्स का निर्माण कर सकती है, या पॉलीमर्स की फॉर्मेशन की जा सकती है। इसके अलावा हम आइसोप्रीन के साथ भी विक्रिया करवा सकते हैं। आइसोप्रीन के साथ विक्रिया, आइसोप्रीन के साथ विक्रिया, जो हमारा रबर होता है ना, और रबर को जोड़ करके एक बहुलक की फॉर्म में लेकर आते हैं। मतलब आइसोप्रीन जो है ना, रबर बनाना है तो रबर बनाने के लिए आइसोप्रीन को काम में ली जाते हैं। उस रबर के लिए आइसोप्रीन एक मोनोमर्स यूनिट होती है, और उन मोनोमर्स यूनिट को जब जोड़ा जाता है तो हमें रबर प्राप्त होता है, हैबिया रबर प्राप्त होता है और गट्टा पर्चा प्राप्त होता है। हैबिया रबर जो होता है वो आइसोप्रीन की सिस फॉर्म होती है, और गट्टा पर्चा होता है वो आइसोप्रीन की ट्रांसफॉर्म होती है। तो इससे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर बनाने का मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, आइसोप्रीन के साथ जब RLI की विक्रिया करवा सकते हैं, कार्ब लिथियम यौगिक की विक्रिया करवाएंगे, तो उससे हमें हैबिया रबर और गट्टा पर्चा का निर्माण हो जाएगा। जैसे आइसोप्रीन को कैसे लिखा जाता है, ये कार्बन और इसके साथ CH2 और डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार लिखेंगे, और ये कार्बन और CH2 और इसके साथ H और ये H, ये क्या है, आइसोप्रीन है। क्या है, आइसोप्रीन। और इसकी क्या करवाएंगे, RLI के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, RLI के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर CH2 और ये कार्बन और डबल बॉन्ड ये कार्बन और इसके साथ यहाँ CH2 इस प्रकार जुड़ जाता है, और ये H और ये H, CH3, यहाँ पे CH3 ये H। तो ये ऐसे आगे जुड़ी रहती है, ऐसी बहुत सारी आइसोप्रीन की इकाइयाँ आपस में जुड़ी रहेंगी। तो ये क्या होगी, सिस फॉर्म होगी, जिसको क्या बोला जाएगा, हैबिया रबर बोला जाएगा, या सिस फॉर्म होती है। ये सिस फॉर्म से हमें हैबिया रबर प्राप्त होता है। ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन RLI के साथ करके अगर ट्रांसफॉर्म बना दें हम, तो ये एक CH2 यहाँ है, ये C और ये CH3 और डबल बॉन्ड ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये CH2। तो दूसरा इधर वाले कार्बन का यहाँ, तो ये एक दूसरे की जुड़ने वाली जो इकाइयाँ हैं वो एक दूसरे की ट्रांसफॉर्म पर हैं। क्या है, ट्रांसफॉर्म पर है, और ट्रांसफॉर्म जो होती है उसको बोला जाता है गट्टा पर्चा। क्या बोला जाता है, गट्टा पर्चा। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हैबिया रबर भी बना सकते हैं और गट्टा पर्चा भी बना सकते हैं, क्योंकि जो आइसोप्रीन की एकलक इकाइयाँ जो होती हैं उनको हम RLI के साथ जोड़ते हैं, और जोड़ करके क्या करते हैं, हैबिया रबर और गट्टा पर्चा का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन थी कार्ब लिथियम यौगिक की जो हमने कंप्लीट कर ली। अब आती है कार्ब लिथियम यौगिक के उपयोग। कार्ब लिथियम यौगिक के उपयोग, कार्ब लिथियम यौगिक के उपयोग। कार्ब लिथियम जो यौगिक है उनका बहुत जगह पर हम उपयोग में ले सकते हैं। जैसे हमारे पास RLI कंपाउंड है, इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम, जो हमारे पास एथिलीन है और एथिलीन का बहुलकीकरण करवाना है, बहुलीकरण कराना है,
तो एथिलीन के बहुलीकरण में उत्प्रेरक के रूप में काम में ले सकते हैं। बहुलीकरण में उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं किसको? RLI कंपाउंड को। तो कार्बोलिथियम यौगिक का कहाँ यूज कर सकते हैं हम? एथिलीन के बहुलीकरण के अंदर काम में ले सकते हैं। जितने भी कुछ ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, कुछ ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती हैं जहाँ पर हम किसको काम में लेते हैं? RMG Br को, RMGX को, जिसको बोला जाता है गिरन्यार अभिकर्मक। कई बार क्या होता है, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस जब हम करते हैं तो ये गिरन्यार अभिकर्मक हमारे पास उपलब्ध नहीं होता, गिरन्यार अभिकर्मक हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। कुछ ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं उसमें RMGX जिसको बोला जाता है गिरन्यार अभिकर्मक, कई बार ये गिरन्यार अभिकर्मक हमें प्राप्त नहीं होता या हमारे पास नहीं होता, तब हम इसकी जगह किसका उपयोग करते हैं? RLI का। तो कहने का मतलब है कुछ ऑर्गेनिक सिंथेसिस करने में भी हम क्या कर सकते हैं? RLI का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास होता है ब्यूटाइल लिथियम या ब्यूटिल लिथियम। हमारे पास क्या है? ब्यूटिल लिथियम या ब्यूटाइल लिथियम और प्लस TiCl4 जिसको बोला जाता है टाइटेनियम क्लोराइड। ब्यूटाइल लिथियम और टाइटेनियम क्लोराइड को मिला दिया जाए तो ये किसकी तरह काम करने लगते हैं? उत्प्रेरक की तरह। ठीक है, इस उत्प्रेरक को कहाँ काम में लेंगे हम? ब्यूटी जो हमारे पास में जो बनाते हैं अपने ब्यूटिलीन, ब्यूटिलीन जो ब्यूटिलीन है उस ब्यूटिलीन के बहुलकीकरण में काम में लिया जाता है। तो ब्यूटिलीन के बहुलीकरण में काम में लिया जाता है। ब्यूटिलीन एकलक इकाई को काम में लेकर पॉलीब्यूटिलीन बनाना पड़ता है हमें, और पॉलीब्यूटिलीन एक पॉलीमर होता है, उसमें हम इस ब्यूटाइल लिथियम या टाइटेनियम क्लोराइड को काम में ले सकते हैं। अब देखिए ज़्यादातर इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, ज़्यादातर बहुलक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। हमारे पास क्या है? वाइनिल क्लोराइड है। क्या है? वाइनिल क्लोराइड है। और हम वाइनिल क्लोराइड को किस प्रकार शो करते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl से। ये वाइनिल क्लोराइड है और इससे हम क्या बनाते हैं? PVC जिसको बोला जाता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाने के लिए यहाँ उत्प्रेरक के रूप में काम को लिया जाता है ना, वो कार्बोलिथियम यौगिक होता है। कार्बोलिथियम यौगिक का यूज करके हम वाइनिल क्लोराइड से क्या बना सकते हैं? पॉलीवाइनिल क्लोराइड बना सकते हैं। अब देखो ब्यूटिल लिथियम का, ब्यूटिल जो लिथियम है उसका यूज कहाँ किया जाता है? सल्फोनेटों के निर्माण में किया जाता है। ब्यूटिल लिथियम का उपयोग सल्फोनेटों के निर्माण में किया जाता है। सल्फोनेटों के निर्माण में किया जाता है, निर्माण में किया जाता है। ये किसकी तरह काम करते हैं? अपमार्जक की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? अपमार्जक की तरह काम करते हैं। तो ये कुछ कार्बोलिथियम यौगिक के उपयोग थे। पहला RLI का उपयोग एथिलीन के बहुलीकरण में उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। एथिलीन का बहुलीकरण करवाते हैं और बहुलक बनाते हैं। कई बार ऑर्गेनिक सिंथेसिस दो होती हैं, उनके अंदर हम RMGX का यूज करते हैं जिसको गिरन्यार अभिकर्मक बोला जाता है। ये गिरन्यार अभिकर्मक कई बार हमें नहीं मिलता, तब हम RLI का यूज करते हैं। इसके अलावा ब्यूटिल लिथियम और टाइटेनियम जो क्लोराइड है ये उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है।
कहाँ ब्यूटिलीन के बहुलीकरण में काम में लेते हैं इनको। या वाइनिल क्लोराइड से हमें बनाना है पीवीसी पॉली वाइनिल क्लोराइड, तो वहाँ पर हम उत्प्रेरक के रूप में किसको काम में लेते हैं, RLI को। ब्यूटिल लिथियम का उपयोग कहाँ करते हैं, सल्फोनेटों के निर्माण में करते हैं, और वो किसकी तरह काम करते हैं, अपमार्जक की तरह काम करते हैं। तो ये थे कार्बलिथियम के उपयोग। तो लगभग हमारा कार्बलिथियम जो टॉपिक है लगभग कंप्लीट हो चुका है।